हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 9.2 के जो एग्जांपल्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब 9.2 में जो कंसेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब बनाने वाले हैं, वो ऑलरेडी हमने पिछले दो वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, तो आप लास्ट की जो दो वीडियोस हैं उसमें से फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस तरीके से बनाना है। जो अब यहाँ पर एड ऑन होगा 9.2 में, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, लेकिन उसके आगे हमें उसका मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये तीन चीज़ें हमें और आगे उसमें निकालनी है। अब इनके जो फार्मूलाज क्या हैं, हम फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। बेसिक्स मतलब इनके जो डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशन पर हम नहीं जाएंगे, डेरिवेशन आपके सिलेबस में भी नहीं है कि फार्मूला कैसे डिराइव होता है। तो चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखते हैं। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं और उसकी हेल्प से हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये तीनों चीज़ें हम इसमें फाइंड करने वाले हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके भाई बहन या आप खुद क्लास 10th में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपने जब कोर्स पूरा अपना कवर कर लिया उसके बाद सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सैम्पल पेपर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब सैम्पल पेपर मार्केट में बहुत सैम्पल पेपर है, हर तरह के सैम्पल पेपर हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ऐसे सैम्पल पेपर्स लेने के लिए जिसके अंदर क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी हो और क्वेश्चन में मतलब आप उन सैम्पल पेपर्स को करके अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझ पाए कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे एक सैम्पल पेपर है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक एजुका जॉन कंपनी है, उसका सैम्पल पेपर वो मार्केट में अवेलेबल है। ये जो सैम्पल पेपर्स है हमारे पास, एजुका जॉन कंपनी सीबीएसई क्लास 10 सैम्पल पेपर, आपको सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर इनके मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और साइंस सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं और आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जहाँ से भी आप परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं। क्योंकि सैम्पल पेपर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जैसे एग्जाम के अंदर आप करने वाले हैं उसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट कर पाते हैं कि हाँ, एग्जाम के अंदर आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही होगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आप अलग अलग वैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप वैसे तो कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम फ्रेम की बात आती है तो उस टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन जो पूरा आपके कंप्लीट करना होता है पूरा पेपर, वहां पर आप लैग कर जाते हैं। तो उसके लिए सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने बड़े इंपॉर्टेंट है और सैंपल पेपर्स, अच्छे सैंपल पेपर करने बड़े इंपॉर्टेंट है कि सैंपल पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं लगभग उसी टाइप के या उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये सैंपल पेपर्स जरूर यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं और आपको इनको परचेज करने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि मीन की, तो मीन जब आप इसका निकालेंगे, नॉर्मली मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसका जो फार्मूला जो हम जनरली मतलब फार्मूला यूज़ करते थे वो ये था कि भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला हम यूज़ करते थे। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो यहाँ पर एफ आई की जगह आपको यूज़ करना है पी आई, मतलब प्रोबेबिलिटी। तो सिग्मा पी आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा पी आई। अब सिग्मा पी आई मतलब जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होते हैं अगर हम उन सबका सम करेंगे तो वो वन के बराबर हो जाएगा। तो जो सिग्मा पी आई है उसकी जगह पुट कर देंगे वन, तो हमारे पास मीन का ये फार्मूला बन गया। यानी आपको क्या करना है, जो भी प्रोबेबिलिटी दी होगी उसको उसके जो रैंडम वेरिएबल है एक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी हमारे पास आंसर्स आएंगे उन सबका सम कर देंगे, तो उससे आपके पास इसका मीन आ जाएगा। अब मीन निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे यहाँ पर वेरिएंस। ठीक है, मीन उससे पहले मीन के बारे में एक चीज़ और है कि मीन को आप यहाँ पर सिंपली मीन नहीं बोलेंगे, आप उसको मीन भी बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से ई एक्स। तो जब भी आपसे मीन पूछा जाएगा, अगर मीन डायरेक्टली ना बोला जाए तो आप ऐसे ई एक्स, मतलब कहता फाइंड ई एक्स, तो इसका मतलब आपको मीन निकालना है। फाइंड एक्सपेक्टेशन मतलब आपको मीन निकालना है। फाइंड एवरेज मतलब आपको मीन निकालना है। तो इन वर्ड्स का ध्यान रखना। अब दूसरा जो फार्मूला है वो है हमारा वेरिएंस का। तो वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पर मैं सारी डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको उसका फार्मूला बता रहा हूँ कि वेरिएंस का फार्मूला क्या है। अगर हम वेरिएंस की बात करें तो इसका फार्मूला इन टर्म ऑफ ई ऐसे लिखते हैं, ई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई एक्स का यहाँ पर जो स्क्वायर है ये इसके अंदर रहेगा, तो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर।
यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये ई एक्स मतलब जो आपने ये मीन निकाला था, ठीक है, आपने जो ये मीन निकाला है इस मीन का यहाँ पर स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर करने के बाद फिर उसको पी से मल्टीप्लाई करना है। यानी इस वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई और फिर इसका होल स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि आपको पहले x का यानी जो रैंडम वेरिएबल आएंगे उनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका सम करना है, तो उससे आपके पास आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। और आप सीधा उसको बस पी आई एक्स आई करते हो तो उससे आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसका आपको होल स्क्वायर कर देना है। तो ये तो बनेगा हमारा वेरिएंस। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर इससे भी डिनोट करते हैं। उसके बाद निकालना होगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली भाई वेरिएंस जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको अलग से कुछ फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप वेरिएंस निकालोगे उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो। यानी इसके ऊपर मैं अगर स्क्वायर रूट लगा दूं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन गया, या इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 फार्मूले हैं। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाना पिछली एक्सरसाइज में सीख ही लिया है। उसके बाद हमें मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तीनों चीज़ हर क्वेश्चन में निकालनी जरूरी नहीं है, जिसमें जो पूछा गया ना उतना ही निकालना, ठीक है। ये नहीं कि सर तीनों आप हर एक चीज़ में निकाल दो भैया, चेक जिसको जो करना है वो कर लो जी, मीन करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन करना है या वेरिएंस करना है, ऐसा काम मत करना। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उस पर चलते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, अब कह रहे हैं आपको यहाँ पर मीन बताना है, वेरिएंस बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x और पी एक्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 इंटू 0.2 प्लस 3 इंटू 0.5 प्लस 4 इंटू 0.3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.4 आ गया, 3 5 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12। इन सबको आप ऐड करोगे, 4 + 5 9, 9 और 2 11, तो यहाँ 2 + 1 3। तो इसका जो मीन है वो आ गया आपके पास 3.1। उसके बाद आते हैं हम वेरिएंस पर। तो वेरिएंस के लिए आपको क्या चाहिएगा, पहले आपको चाहिएगा ई एक्स स्क्वायर, पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो, उसके बाद फिर हम वेरिएंस का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अब ई एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आपको एक्स का स्क्वायर करना है, फिर इसको पी से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पर 2 जो दिया हुआ है 2 का स्क्वायर करना है, फिर इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे यहाँ पर 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर इंटू 0.3, तो ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, इधर आएगा 9 5 ज़ा 45, 16 3 ज़ा 48, तो 8 + 5 13, 13 और 8 21, बचे 2, 4 + 4 8 और 2 10, ये हो जाएगा 10.1। अब जब वेरिएंस हम निकालेंगे तो वेरिएंस का जो फार्मूला है ये होगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ई एक्स स्क्वायर आपके पास आया 10.1 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स है आपके पास 3.1, इसका आपको स्क्वायर कर लेना है, तो ये 10.1 आ गया, और 3.1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 9.61। इसमें से आप इसको मल्टीप्लाई कर माइनस करोगे तो 10 - 1 9, और यहाँ से आ जाएगा 10 - 6 4, यानी 0.49। ये तो बन गया वेरिएंस। अब उसके बाद रह गया इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए दोबारा सब कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो। तो वेरिएंस हमने निकाला है 0.49, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 0.7। तो इस तरह से बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे 3 चीज़ों में से जो भी आपसे पूछी जाए वह आपको निकाल के यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अब उससे पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो सी आ रहा है इसकी वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड आल्सो कैलकुलेट द मीन, और फिर उसके बाद हमें उसका मीन फाइंड करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किए थे कि जहाँ यहाँ पर हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है इन सब का जो टोटल है ये 1 के बराबर होता है। तो इन सबको आप ऐड कर लो, ऐड करोगे तो स्क्वायर वाली टर्म एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये तो हो गया 10। सी वाली टर्म 1 + 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 + 1 9 इक्वल्स टू 1। इस 1 को आप इधर ले आना, ये आ गया। अब के बाद ये जो इक्वेशन आ गई, अब ये आपके लिए मतलब फेमिलियर इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं। तो आपके 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे आपके पास 9 आ जाए। तो एक 10 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। तो 10c², यहाँ पर 10c माइनस 1। फर्स्ट 2 में कॉमन निकालेंगे 10c, यहाँ से रह जाएगा c+1, फिर -1 कॉमन c+1। तो c+1 एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया 10c-1। देखो यहाँ से c+1 को 0 पुट करके c की वैल्यू निकालोगे -1, और यहाँ से 10c-1 को 0 पुट करके c की वैल्यू निकालोगे 1/10। तो जो वैल्यू आनी है आपकी वो माइनस में तो हो नहीं सकती, क्योंकि c क्या है यहाँ पर, c अगर यहाँ पर चला गया तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी नेगेटिव, और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती नहीं है, ये तो हमें अच्छे से पता है। तो यानी जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको आप कर देना कैंसिल, तो आपके पास c की एक वैल्यू बचेगी 1/10। अब उसके बाद निकालना है आपको मीन। अब आप ये कर सकते हो कि c की वैल्यू पहले इन सब में आप पुट करके यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख लो, या आप इसको लास्ट में पुट कर दो, क्योंकि जब आप मीन निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख लो 0 × c, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 × 2c, 2c आ गया। 2 × में 2c, 4c बन गया। 3 × में 3c यानी 9c हो गया। यहाँ से आ गया 4c², इधर से आ जाएगा 10c², और इधर से आ जाएगा 6 × 7 = 42c², और इस c से भी मल्टीप्लाई करना है 6c। तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाली टर्म है 10 और 42, 52 ये हो गया, 52 + 4 56, और c वाली टर्म 2 + 4 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21। अब यहाँ पर आप c की जो वैल्यू है 1/10 वो यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो 56 c का स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 1/10। तो ये बन गया आपके पास 56/100, और इसको आप लिख लो ऐसे 210/100। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दोगे तो आपको आगे सॉल्व करना आसान रहेगा। तो ये बन जाएगा 266 / 100, यानी आंसर आ जाएगा 2.66। कुछ एलसीएम वेलसीएम लेने का झंझट ही नहीं पड़ेगा अगर आप डिनोमिनेटर को सेम कर लोगे तो, ठीक है। अब ये जितना आगे कट जाए तो काट दो, या फिर इसको डेसिमल में आपने छोड़ दिया ऐसे भी ठीक है, या इसको फ्रैक्शन में रखोगे तो जितना ये कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल करके इसे छोड़ दो। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। पहले क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस उसने पूछ लिया। दूसरे क्वेश्चन में c की वैल्यू आपसे पूछ ली। अब आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, उसके बाद फिर जो पूछा जाएगा वो आपको फाइंड करना है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस। 3 फेस ऐसे हैं जिस पर 1 लिखा हुआ है, डाइस पर 3 बार 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 फेस हैं जिस पर 2 लिखा हुआ है, और 5 लिखा हुआ है एक फेस पर। तो डाइस पर जो 6 नंबर होते हैं नॉर्मली 1 2 3 4 5 6, ऐसा यहाँ पर नहीं है, स्पेशल डाई बनवाई है चीटिंग करने के लिए, ठीक है, कि 1 1 1 3 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है। हमें पता है कि भैया इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है। अब यहाँ पर कहता है कि भाई आप मीन किसका निकालना है, मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई। अब जब आप डाई को थ्रो करते हो तो उस पर जो नंबर आ रहा है उसका मीन निकालना है। तो यानी जो x होगा यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन डाई। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो नंबर इन्हीं में से कोई आएगा। अब 3 तो इसमें है ही नहीं, 4 इसमें है नहीं, 6 इसमें है नहीं, तो जो नंबर इसमें है सिर्फ वही आएंगे। मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और 5 आ सकता है। अब आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो x यहाँ ले लेते हैं, यहाँ इनकी प्रोबेबिलिटी। तो x की वैल्यू अगर 1 हुई तो 1 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1 की क्या बन जाएगी, 3/6। फिर उसके बाद 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/6। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब ये पूछ रहा है कि आपको मीन निकालना है। तो देखो जब यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूशन तो आपसे पूछ नहीं रहा ना, पूछ आपसे मीन रहा है, तो यहाँ जो कैंसिल हो रही है टर्म्स उसको कैंसिल मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर अगर आप सेम रखोगे तो आपको आगे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो यहाँ से सीधा मीन निकालते हैं। तो मीन के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 3/6, यहाँ से आ जाएगा 4/6, यहाँ से आ गया 5/6।
तो 5 + 4 9, 9 और 3 12, 12/6, आंसर आ जाएगा 2। तो इसका जो मीन है वो आ जाएगा आपके पास 2। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल इन 3 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। अगर आप कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो उस पर जो नंबर ऑफ टेल आ रहा है उसका आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों चीज निकालनी है। तो सैंपल स्पेस बनाते हैं इसका। पहले तो 3 कॉइन का सैंपल स्पेस ये होता है कि भाई 3 बार हेड आ जाए या 2 बार हेड आने के जो केसेस हैं ये केसेस होते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल आई थिंक ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सबको आता होगा 3 कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। फिर भी किसी को नहीं आता हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में भी। ये सैंपल स्पेस हुआ। अब यहाँ पर जब आप कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई? टेल हो सकता है एक बार भी ना आए, या टेल हो सकता है एक बार आ जाए, या टेल 2 बार आ जाए, या टेल 3 बार आ जाए। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 4 वैल्यूज बनी यहाँ पर। एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। फिर इनकी प्रोबेबिलिटी। तो 0 का मतलब है कि टेल नहीं आ रहा। तो ऐसे कितने केसेस जिसमें टेल नहीं आ रहा? तो सिर्फ ये एक ही केस है जिसमें टेल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/8। वन टेल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो टोटल मिलाकर 3 केस बने। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 3/8। 2 बार टेल, 3 केसेज है जिसमें 2 बार टेल आ रहा है, तो ये 3/8 और यहाँ पर आ जाएगा 1/8। तीनों टेल सिर्फ एक ही केस में आ रहे हैं। अब आपको इसका मीन निकालना है, तो पहले तो मीन निकालो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को इससे करेंगे 3/8, 2 से इसको करेंगे 6/8, इधर से आ गया 3/8। तो 6 और 3 9 और 3 12/8, तो 3/2 या फिर 1.5 ये आ गया इसका मीन। उसके बाद निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए पहले आपको चाहिएगा EX², यानी x का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद इसकी p से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर ये बन गया 0, इधर आ गया 3/8, इधर आ गया 4 3 12/8, इधर आ जाएगा 9/8। तो 12 और 9 21, 21 और 3 24, ये आ जाएगा 3। अब आप निकालते हैं वेरिएंस, तो उसमें फार्मूला बन जाता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX² की वैल्यू तो 3 है, उसकी वैल्यू 1.5 है, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा 2.25। तो इसमें से आप माइनस करोगे आ जाएगा 0.75। तो ये तो बन जाएगा इसका वेरिएंस। अब वेरिएंस निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा वेरिएंस का स्क्वायर रूट, यानी 0.75 का स्क्वायर रूट। अब इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, या तो आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ दो, रूट में छोड़ दो, ठीक है। अगर आप डेसिमल में जाते हैं तो फिर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ डेसिमल से स्टार्ट करेंगे, 8 8 जा 64, फिर डबल 0 उतारेंगे, 8 + 8 16, और यहाँ पर आ जाएगा 9 से अगर हम करें, 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 से देखते हैं। तो 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 + 6 54, 8 + 5 13। तो 8 से भी ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक लगभग 7 पे चला जाएगा। तो 0.87 ये बन जाएगा इसका वेरिएंस, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इंस्पेक्शन हो रहा है। इसमें कह रहा है कि 20 बास्केट्स हैं एक लॉट के अंदर, जिसमें 6 तो डिफेक्टिव हैं। ए सैंपल ऑफ 2 बास्केट इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने उसमें से 2 बास्केट निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट इंस्पेक्शन के लिए। जैसे हमारे पास जो भी बास्केट 20 बास्केट्स हैं, तो हमने 2 उसमें से बास्केट निकालनी है। तो प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट, आल्सो कैलकुलेट EX मतलब मीन फॉर द रैंडम वेरिएबल X।
तो यहाँ पर आप देखो कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले तो x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जब आप दो बास्केट को यहाँ पर इंस्पेक्ट कर रहे हो, दो बास्केट को आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, टोटल मिलाकर 6 डिफेक्टिव है, ठीक है, 20 में से 6 डिफेक्टिव है। अब जरूरी थोड़ा है कि भाई हम इंस्पेक्शन करें तो हमारे पास डिफेक्टिव पीस ही आएगा, हो सकता है डिफेक्टिव पीस आए ना दोनों में से कोई भी, तो एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, या फिर एक डिफेक्टिव पीस आ गया, या फिर दोनों डिफेक्टिव पीस आ गए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी। तो अब यहाँ से आप प्रोबेबिलिटीज़ की आप निकालते हैं। तो जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता है, तो आप यहाँ पर कम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, आपने यहाँ पर 0 लिखा, 0 का मतलब हो गया कि आपने जो भी बास्केट निकालनी है वो नॉन डिफेक्टिव से निकालनी है, डिफेक्टिव नहीं निकालनी। तो नॉन डिफेक्टिव है कितनी हमारे पास, 20 में से कह रहा है 6 तो डिफेक्टिव है, तो जो 14 होगी वो नॉन डिफेक्टिव होगी। तो 14 में से आपने कोई भी दो बास्केट निकाल ली, डिवाइडेड बाय 20C2, ऐसे कर सकते हैं। अब 14C2 को आप सॉल्व करेंगे, इसका 14C2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 20C2 को करेंगे तो 20 इंटू में 19 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी नंबर होता है, जैसे आप 14C2 निकाल रहे हैं या मान लो 10C2 निकालो, तो यहाँ पर देखो ये कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो आप इसको सीधा ऐसे करो कि 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अगर यहाँ लिखा हो 10C3 तो आप लिखोगे यहाँ पर 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 नंबर लिखो नीचे, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो आपको थोड़ा सा यहाँ से टाइम बच सकता है। ऐसे अगर आप मान लो यहाँ लिखा हो 10C7, अब आप कहोगे सर 7 बार लिखना पड़ेगा, 10 9 8 5 6 5 4 3, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे तो छोटा फिर वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें भी छोटा तरीका ये है कि अगर यहाँ पर नंबर बड़ा है तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो। तो 10 और 7 का डिफरेंस आप करोगे तो 3 आ रहा है, तो आपको यहाँ पर इसकी तरह लिखना है, इसको 3 नंबर लिख लेना है, 10 9 8 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल लिखना है, नीचे 7 नहीं लिखना है। मतलब या तो आपको ये नंबर ले लेना है या फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर लो जो आपको छोटा पड़ता है। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 13 7 जा 91 आ गया ऊपर, तो नीचे यहाँ से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 190। 1 का मतलब हो गया कि आपने एक डिफेक्टिव बास्केट निकाल ली है और एक नॉन डिफेक्टिव निकाली है। तो जो नॉन डिफेक्टिव बास्केट है वो तो 14 है, उसमें से एक निकाल ली, और जो डिफेक्टिव है वो 6 है, एक उसमें से निकाल ली, डिवाइडेड बाय 20C2। तो 14C1 को सॉल्व करने पर 14 ही रहता है, और इसको सॉल्व करने पर 6 ही रहता है, और नीचे आपके पास यही आ जाएगा 190। तो 84 अपॉन में 190। उसके बाद 2 का केस लेते हैं। तो 2 का मतलब है कि दोनों की दोनों बास्केट डिफेक्टिव है, यानी 6C2 डिवाइडेड बाई 20C2। अब यहाँ 6C2 को सॉल्व करोगे तो ऐसे 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 20C2 ये हमारे पास 190 आई रखा है, दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 5 जा 15 अपॉन में 190। इनका टोटल चेक करके देख लो कि 1 आ रहा है नहीं आ रहा, आपको और कंफर्म हो जाएगा आपने ठीक करा नहीं करा। 5 + 4 9, 9 + 1 10, बचा 1, ठीक है, और यहाँ पर 9 9 18 और 1 19। तो उसके बाद निकालना है आपको मीन। अब मीन निकालने के लिए आपको x को EX से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया। आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यही रहेगा 84 अपॉन 190, प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 30 अपॉन 190। तो ये हो जाएगा 4 8 और 3 11, और 2 से आप इसको काट देना, 2 से कट जाएगा, 19 3 जा 57, 19 5 जा 95, आंसर आ जाएगा 3/5। तो इसका जो मीन है वो आ जाएगा आपके पास 3/5। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। टर्म 1 का जो एग्ज़ाम हुए थे सबसे पहले, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 अगर देखते हैं तो ये भी देखो इसी तरीके से ही है। इसका मैं एक बार आपको बस समझा देता हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, उसके बाद तो मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे ही निकालना है। कह रहा है कि 4 बैड ऑरेंजेस हैं आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 16 गुड ऑरेंजेस। तो 4 तो बैड ऑरेंजेस हैं, 16 गुड हैं, टोटल हो गए 20।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन ए ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस। 2 ऑरेंजेस निकालने हैं, तो सेम वही केस बनेगा कि एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी और 2 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो 0 का मतलब है कि आप बैड ऑरेंजेस आप निकाल के रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर बैड ऑरेंजेस है, तो 0 का मतलब है कि आप बैड ऑरेंजेस नहीं निकाल रहे हो, आप अच्छे वाले छांट छांट के ऑरेंजेस निकाल रहे हो। तो अच्छे वाले ऑरेंजेस हमारे पास 16, तो 16C2 डिवाइडेड बाय 20C2। फिर जब 1 पे जाओगे तो 1 का मतलब हो गया कि एक बैड आ गया और एक गुड आ गया, तो 16 में से एक लेना है और एक लेना है 4 बैड में से, नीचे यही रहेगा 20C2। और 2 बैड होगा मतलब है कि दो जो आपके पास जो 4 आपके पास बैड ऑरेंजेस हैं उसी में से आप कोई से भी 2 निकाल रहे हो। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 पर। ए क्लास 12th हैज़ 20 स्टूडेंट हुज मार्क्स आउट ऑफ 30 आर दिस। ये मार्क्स आपको दे रखे हैं 30 स्टूडेंट्स के। इफ द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द मार्क्स ऑफ ए सिलेक्टेड स्टूडेंट गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड इज इक्वली लाइकली। तो यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है जो बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो यानी x की वैल्यू क्या क्या है, x की वैल्यू देखो मिनिमम, सबसे मिनिमम मार्क्स कौन से हैं यहाँ पर 14 दिखाई दे रहे हैं, और 14 से कम भी है क्या, कोई इससे नालायक तो नहीं है ना, बस 14। 14 के बाद देखो 15 है क्या यहाँ पर, 15 भी नहीं है, 16 दिखाई दे रहा है, 17 भी है, 18 मार्क्स वाले भी हैं और 19 वाले भी हैं, 20 कहीं पर नहीं है, 21 है, ठीक है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 25 है, 26 है, 25 है और 26 है। उसके बाद फिर 27 नहीं है यहाँ पर, 26 ही मेरे ख्याल हाईएस्ट है, उसके बाद तो कोई है ही नहीं। अब ये देखो कि ये कितनी कितनी बार है, उससे हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो जो 14 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, एक इधर है दूसरा इधर है, 2, तो 2 और एक ही हो गया 3, तो आ जाएगा 3/20। 16 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, ऊपर वाली लाइन में वहाँ पर एक भी नहीं है, इधर 16 वाले हमारे पास 16 वाले तो है ही नहीं, 16 कहाँ से लिख दिया फिर हमने, चलो कोई नहीं इसको हटा दो। 17 वाले देखो, 17 वाले हमारे पास 1 2 3 3 3 3 4 5 5 है। 18 वाले 1 2 2 है। 19 वाले 1 2 और एक ही हो गया 3। 21 1 2 बस, और एक यहाँ पर भी है 3। 25 एक इधर हो गया, 25 एक इधर हो गया, 2 और 26 वाले भी 2 हैं। एक बार टोटल चेक कर लो, 3 + 5 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, तो 18 और 2 20, तो सही आ गया सारा। अब यानी ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, ये हो गया आपके पास पहला पार्ट। फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी वो तीनों चीज़ें आपको वैसे ही निकालनी है, वो आई थिंक आप लोग इजीली निकाल लोगे, तो उस पर मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन आपके बुक में आपके पास अवेलेबल है भी। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, ये कार्ड्स है, कार्ड्स नहीं है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड हमें निकालने हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ रेड कार्ड। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, रेड कार्ड को। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि आप 2 कार्ड निकाल रहे हो। 0 का मतलब है कि रेड कार्ड नहीं निकलेंगे। तो रेड आपके पास जो टोटल कार्ड होते हैं 52 में से 26 तो रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो अब यहाँ पर जब PX निकालोगे आप, तो 0 का मतलब है कि आप रेड कार्ड नहीं निकाल रहे हो। तो रेड कार्ड आपके पास ऐसे कौन से हैं जो रेड कार्ड नहीं है, वो ये है। तो इन 26 में से आप कोई भी 2 कार्ड निकाल रहे हो, नीचे 52C2। 1 का मतलब हो गया एक रेड है और एक ब्लैक है, तो रेड वाले भी 26 है,
ब्लैक वाले भी 26 हैं। 2 का मतलब है कि दोनों के दोनों आप रेड कार्ड निकाल रहे हो। अब आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू आ रही है 25/102। इसको सॉल्व करोगे आप तो जो मेन मकसद है हमारा कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आ जाए, उसके बाद की कैलकुलेशन तो आपको एक ही तरीके से करनी है सारे क्वेश्चंस में। और यहाँ पर आ जाएगा ये 25, 52, 25। ठीक है, इनको सॉल्व करके ये बनेगा, फिर आगे मीन और आपको वेरिएंस, दो चीज़ें निकालनी है, वो दो चीज़ आप निकाल देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा में आप सबसे पहले के की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो पहले आप इस डाटा को नॉर्मली जैसे फॉर्मेट होता है हमारे पास, उस फॉर्मेट में लिख लो, उससे आपको करने में समझने में आसानी रहेगी। ये x हो गया और ये पी एक्स हो गया। अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू अगर 0 है तो पी एक्स है इसका 0.2, यानी यहाँ पर 0 है तो इधर आ जाएगा 0.2। अगर x की वैल्यू 1 है या 2 है, 1 है या 2 है, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी के एक्स आई। तो एक्स आई की वैल्यू अगर 1 है तो आप यहाँ पर 1 पुट करोगे, 1 इंटू के, तो ये के बन जाएगा। जब आप यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 इंटू में के, यानी 2 के आ जाएगा। फिर उसके बाद है एक्स की वैल्यू 3, तो 3 को आप यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है ऐसे, के 5 माइनस एक्स की जगह डाल देना 3, तो 5 माइनस 3 2 आ गया, तो इधर आ जाएगा 2 के। बाकी आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कह रहा है कि अदरवाइज 0, मतलब इन वैल्यूज़ के अलावा अगर एक्स की कोई और वैल्यू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब इसमें आपको पता है कि इसका जो टोटल होता है वो 1 होता है, तो 2 + 2 4 + 1 5, 0.2 = 1, यह आ जाएगा 0.8। तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकालोगे 0.8/5, डेसिमल आप हटा दो तो 4 से नहीं 2 से कटेगा, तो के की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/25। तो ये तो आपकी के की वैल्यू हो गई। उसके बाद फिर आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेज 2 आवर्स ऑफ टेलीविजन ऑन ए सिलेक्टेड डे। अब यहाँ पर जो 2 आवर्स है, 2 आवर्स के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 आवर्स के लिए 2 के, तो जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा 2 के की वैल्यू क्या है 4/25, यानी आ जाएगा 8/25। सेकंड में कह रहा है कि फिर ये सॉरी बी पार्ट है, ठीक है, ये सी हो गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेज एटलीस्ट 2 आवर। एटलीस्ट का मतलब हो गया कि कम से कम 2 आवर्स, तो कम से कम 2 आवर्स के अंदर ये भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक है, कम से कम की लिमिट दी है तो 3 आवर्स वाले भी उसके अंदर आ जाएंगे, तो यानी ये आ जाएगा 2 के + 3 के, अगला भी 2 के ही है, तो ये बन जाएगा 4 के। तो यहाँ पर आप के की वैल्यू डाल दोगे तो ये बनेगा 16/25। उसके बाद फिर कहता है डी में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेज एट मोस्ट 2 आवर्स। एट मोस्ट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स, तो उसके अंदर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, या आप इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर के की वैल्यू पुट करके सॉल्व हो जाएगा, या फिर इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 माइनस कौन सा रह गया था, ये रह गया था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और 2 के की वैल्यू आपने निकाली रखी है 8/25, तो आ जाएगा 17/25। ये आ जाएगा आपके पास डी। अब कह रहा है कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यानी अब आपको ई एक्स निकालना है इसमें। उसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 आ जाएगा, इधर से ये के, इधर से 4 के, इधर से 6 के, तो 6 4 10 और 1 11। के की जगह आप यहाँ पर पुट करोगे 4/25, तो ये बन जाएगा 44/25। फिर हम वेरिएंस के लिए पहले ई एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे के रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 4 2 जा 8 के, इधर आ जाएगा 9 2 जा 18 के, तो 18 और 8 26, 26 + 1 27। तो अब यहाँ पर के की जगह 4/25 रखोगे
तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, ये बन गया। अब आप निकालोगे वेरिएंस, तो इसमें से 108/25 में से माइनस करना है इसका स्क्वायर करके, 44/25। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1936/625। ठीक है, इनको अब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे तो ये बनेगा आपके पास 764/625। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, इससे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.22। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर रूट करना है। अब देखो ये 1.22 है, 121 अगर होता तो वो 11 का स्क्वायर होता, तो उसके बिल्कुल क्लोज ही है। तो आप राउंड ऑफ वैल्यू निकालोगे तो वो 1.1 के आसपास ही आएगी। तो आप सीधा इसमें 1.1 और अप्रोक्स वर्ड आगे लगा के इसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 10, इसका मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ, फिर आगे कैलकुलेशन आपको वैसे ही करनी है। ठीक है, देखिए एन अनकंटेन 5 रेड 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, 3 balls are drawn। ठीक है, 3 balls are drawn 1 by 1 at random without replacement। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल, एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट बॉल को, तो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन। तो अब आप बॉल को, वैसे तो 3 कलर की बॉल दे रखी है, लेकिन आप 2 उसमें कन्वर्ट करो, एक वाइट और एक नॉन वाइट। तो वाइट बॉल हमारे पास है 2 और नॉन वाइट कितनी है 3 ब्लैक और 5 रेड यानी 8। इस तरह से आप करो, क्योंकि जब आप बॉल निकालने वाले हो तो उसमें से आपको 3 बॉल निकालनी है। तो 3 बॉल निकालने का मतलब है कि x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। जब आप बॉल निकालोगे तो 0 वाइट, मतलब एक भी वाइट ना हो। अब एक भी वाइट नहीं होगी तो इनमें से कोई होगी, ठीक है, चाहे वो रेड हो चाहे ब्लैक हो, लेकिन वो वाइट नहीं है, हमें तो वाइट से मतलब है। जब एक का मतलब होगा कि एक वाइट होगी और दूसरी 2 नॉन वाइट होगी, 2 का मतलब है कि 2 वाइट वाली 1 नॉन वाइट, और 3 का मतलब है तीनों की तीनों वाइट। तो जब आप यहां से इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो 0 का मतलब है कि हम वाइट नहीं ले रहे, तो वाइट जो नहीं है बॉल वो कितनी है आपके पास 8, तो ये हो जाएगा 8C3 डिवाइडेड बाई 10C3। 1 का मतलब हो जाएगा कि भाई एक आपके पास वाइट है, तो वाइट वाली हमारे पास 2 है, तो 2C1 इंटू में 8C2। 2 वाइट का मतलब है कि 2 वाइट है, दोनों की दोनों वहां से निकल जाएंगी, और जो नॉन वाइट है उसमें से एक आएगी। अब 3, अब लेकिन 3 तो वाइट बॉल है ही नहीं, वाइट बॉल 3 तो है ही नहीं हमारे पास, तो मतलब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये तो आ जाएगी 0। इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 वाइट बॉल है ही नहीं। अब बाकी आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है, उससे आपको बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, कहता है इन ए गेम ए मैन विंस ₹5 फॉर गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अगर डाइस पर 4 से बड़ा नंबर आता है तो वो ₹5 जीत जाता है। एंड लूजेज ₹1 अदरवाइज, नहीं तो वो ₹1 हार जाता है। तो व्हेन ए फेयर डाई इज थ्रोन, जब हम डाई को थ्रो करते हैं, तो मैन डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइस, तो उसने डिसाइड किया कि वो 3 बार खेलेगा, बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स ए नंबर ग्रेटर देन 4। लेकिन जैसे ही उसे 4 से बड़ा नंबर मिलेगा वो गेम छोड़ देगा। ठीक है, सियाना है बिल्कुल। जैसे ही वो 4 से बड़ा नंबर मिलेगा मतलब जीतेगा, जीतते गेम को छोड़ देगा। अगर हारता गया तो मैक्सिमम वो 3 बार तक खेलेगा, उससे ज़्यादा नहीं खेलेगा, लत नहीं लगानी है। ठीक है, अब फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विन और लूजेस। अब यहाँ पर एक्स क्या है, जो आप अमाउंट यहाँ जीतोगे या हारोगे वो एक्स है। तो पहले आपको वो निकालना पड़ेगा कि आप कितना अमाउंट जीत सकते हो, कितना अमाउंट हार सकते हो। तो अब यहाँ पर जो पहले इसका सैंपल स्पेस हम बनाते हैं। सैंपल स्पेस में क्या हुआ, उसने डाई को थ्रो किया और डाई को थ्रो करते ही 4 से बड़ा नंबर आ गया, तो वो जीत गया। पहली बार में जीत गया, गेम क्विट हो गया, खत्म कहानी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहले वो हारा फिर जीता, या फिर वो पहले हारा फिर दोबारा हार गया, फिर तीसरी बार में जाके वो जीता। लेकिन अगर लक बिल्कुल ही खराब है,
उस दिन पता नहीं किसका मुंह देख के निकले थे, बिल्कुल ही लक खराब है, तो इसका मतलब तीनों बार ही वो हार जाएगा। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया 3 बार हारते ही गेम छोड़ देगा, ज़्यादा लालच नहीं करना कि अगली बार मैं जीत के कवर कर लूँगा। 3 बार हार गया कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के उसने गेम वहीं पर छोड़ दिया। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बना। अब इसके हिसाब से आप अमाउंट निकालो। अगर हम पहले केसेस लेते हैं डब्ल्यू, मतलब वो गेम जीत रहा है, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कब जीत रहा है, जब उसके पास 4 से बड़ा नंबर आ रहा है डाइस पे। तो 4 से बड़े नंबर डाइस में कौन से होते हैं, 5 होता है और एक 6 होता है, 2 नंबर होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/6। तो हारने की क्या बन जाएगी, अगर ये नंबर नहीं आते तो बाकी जो 4 है उसमें से कोई भी आ जाए हार जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम पहला केस ले रहे हैं, मतलब वो जीत रहा है, तो जीतेगा कितने, 5 रुपये जीतेगा। तो अमाउंट यहाँ पर आ गया आपके पास 5 रुपये, ये होगी एक्स की वैल्यू। फिर दूसरा केस अगर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, पहले 1 रुपया हारा फिर 5 रुपये जीता, यानी टोटल मिलाकर 4 रुपये के फायदे में है। अगर हम ये वाला केस लेते हैं तो पहले 1 हारा फिर 1 हारा फिर 5 रुपये जीता, यानी टोटल मिलाकर 3 के फायदे में हुआ। लेकिन अगर ये वाला केस हुआ तो -1 3 बार होगा और -3 वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव भी आ रही है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो आप। एक बार जीतेगा तो जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। पहले हार रहा है फिर जीत रहा है, तो हारने की 2/3 है, जीतने की 1/3 है, तो ये हो जाएगा 2/9। अब यहां पर 2 बार हारा फिर तीसरी बार में जीता, तो 4/27। यहां पर तीनों बार ही हार गया, तो ये आ जाएगा 8/27। तो ये आपका x आ गया, ये px आ गया। आप एक्सपेक्टेड अमाउंट पूछ रहा है, मतलब मीन पूछ रहा है, तो मीन के लिए वही काम करना है आपको, x को px से मल्टीप्लाई करना है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 5/3, यहाँ से 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8/9, यहाँ से 3 को करना है, 3 4 12, और यहाँ पर -3 को करना है, 3 8 24। एलसीएम लेंगे, 27 एलसीएम आ जाएगा, 3 9 27, 9 5 45, 9 3 27, 3 8 24, ये 12 और ये -24, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 + 2 7, 4 + 1 5, 3 से आप इसे काट दो, 19/9, ये आ जाएगा इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट। उसके बाद आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 12 पर। 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले जो 6 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें से हमें 2 नंबर चूज करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जो पहले 6 इंटीजर कौन कौन से, एक तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है, इसमें से 2 नंबर चूज करने हैं आपको विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, मान लो पहला नंबर हमने 1 चूज कर लिया, अब कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इसका मतलब आप दोबारा 1 को चूज नहीं कर सकते हो, फिर आपको तो कोई दूसरा नंबर चूज करना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर इस 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ऐसे जब आप पहला नंबर अगर 2 चूज कर लेते हो, जरूरी थोड़ा ना कि पहला नंबर 1 ही चूज करना है, अगर पहला नंबर 2 चूज कर लिया तो इसके साथ दूसरा नंबर 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि रिपीटेशन हमें करना ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जैसे आप डाइस के 36 वो बनाते हो यहाँ पर अलग अलग सैंपल पॉइंट, यहाँ पर जो रिपीटेशन वाला है 1 1 2 2 3 3 बस वो नहीं बनेगा, बाकी सब वही बनने हैं। तो 2 की लाइन चली जाएगी ऐसे 6 तक, ऐसे 3 की लाइन, फिर 4 की लाइन बनेगी, फिर 5 की बनेगी, फिर 6 की बनेगी, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर 6 5 तक। 6 6 नहीं लेना, रिपीट नहीं करना। तो टोटल मिलाकर इसमें 30 सैंपल पॉइंट बने। अब कह रहा है कि आपको कि x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर ऑब्टेन्ड, जो x है यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x क्या क्या हो सकता है, अब देखो जो 2 नंबर आप जब चूज करोगे पेयर में, जैसे हमने चूज किया 1 और 2, तो इसमें से 1 तो कभी किसी से बड़ा हो ही नहीं सकता, वो तो सबसे छोटा नंबर है इसमें, तो x की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती, 0 इसमें है ही नहीं, तो रह गया हमारे पास 2। तो अब ये देखो कि 2 किस किस नंबर में ऐसा आ रहा है, किस किस पेयर में ऐसा आ रहा है जहां पर 2 बड़ा है, तो एक तो इसमें आएगा
और एक इसमें आएगा। इन दोनों केस में टू जो है वो बड़ा नंबर है, तो यानी टोटल मिलाकर 2 केस बनेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/30। उसके बाद फिर 3 को देखोगे तो 3 देखो 1 3 3 1, 2 ये हो गए, 2 3 3 2, 2 ये हो गए, तो टोटल मिलाकर 4 केसेज होंगे जिसमें 3 बड़ा नंबर होगा। ऐसे आप 4 देखोगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर 4 1 1 4 2 4 4 2 4 3 3 4, यानी टोटल मिलाकर 6 हो जाएंगे। ऐसे आप 5 को काउंट करोगे तो ये 8 आएगा, और 6 को काउंट करोगे तो ये 10 आएगा। 10 और 8 18 प्लस 6 24 प्लस 4 28 और 2 30, तो 30/30 मतलब 1। तो ये आपका बन गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद आपको मीन और वेरिएंस निकालना है, ये आप खुद निकाल लेंगे। और इसी के साथ ही ये जो वीडियो है उसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। इसके सारे एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और इसके एग्जांपल्स एक्सरसाइज इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी, वो उसके क्वेश्चन आप उसमें कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।